आज रोहतक के अंदर आरटीएफ कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो सीईओ हैं, रमेश थेटे जी रोहतक के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने रोहतक के अंदर अपना ऑफिस आज उसका रिबन काटा है, उसकी ओपनिंग करी है रोहतक के अंदर। जिन्होंने रमेश थेटे जी ने भीमा कोरेगांव एक नाम से ऐतिहासिक जो फिल्म बनाने का जो फैसला लिया है, अभी हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आपने जो भीमा कोरेगांव फिल्म बनाने का जो फैसला लिया है, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया है? जिस दिन से बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, उस दिन दिमाग में यही बात थी कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। छात्र जीवन से ही बाबा साहब के फिलॉसफी का, आइडियोलॉजी का दिमाग में एक इम्पैक्ट था, और उस इम्पैक्ट का नतीजा ये हुआ कि किताबें पढ़ते गए, बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें पढ़ते गए, इतिहास पढ़ते गए, और इसके बाद अगर ऐसा एक पड़ाव आया जहां मुझे लगा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं, तो फिर भीमा कोरेगांव से बड़ा विषय मेरे सामने नहीं था। और भीमा कोरेगांव फिल्म जब आप देखेंगे रिलीज होने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि यही वो विषय है जिसकी इस देश को जरूरत थी। सर, आईएएस की नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, और आपकी नौकरी के अभी 10 साल और भी बाकी थे। गजब की बात यह है कि आपने उस आईएएस की नौकरी को छोड़कर ये क्षेत्र क्यों चुना? अरे मैं तो म्यूजिक वाला आदमी हूँ, गाने बजाने वाला आदमी हूँ। मैं 25 साल से इसमें हूँ। मैं गाने लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ। तो इससे बढ़कर दूसरा ऑप्शन मेरे सामने क्या था? यही तो ऑप्शन है। और आप देखेंगे जितना ग्लैमर आप चाहते हो, इस क्षेत्र से बड़ा ग्लैमर आपको दिखाई नहीं देगा। जो मैंने जानना चाहा है कि 10 साल जो आपके बाकी थे, उसमें आपने ऐसा क्या देखा कि वो नौकरी छोड़ी और इस दिशा में आप आए? नहीं, वो उसकी बात मत करो। अभी वो आईएएस की नौकरी वो इतिहास है, ठीक है। और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में नौकरी की है, फुल नौकरी की है। ऐसा कोई मुझे मलाल नहीं है कि भाई मैंने ये काम करता तो मैं अच्छा होता, वो करता तो अच्छा होता। मैंने पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, समाज की सेवा करते करते मैंने नौकरी की है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और ये फिर भीमा कोरेगांव ही फिल्म आपने क्यों चुनी? मैंने अभी बताया ना आपको, इससे बड़ा विषय नहीं है। आप जब देखेंगे ना भाई, भीमा कोरेगांव की लड़ाई अगर ना लड़ी जाती तो पेशवाई खत्म नहीं होती, क्योंकि पेशवाई को खत्म करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था भीमा कोरेगांव की लड़ाई, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इसी से पेशवाई खत्म हो गई, और फिर वो तमाम जो कुरीतियां थी वो अंग्रेजों ने उनके शासनकाल में हटाने का प्रयास किया। बाबा साहब ने बहुत इसमें मेहनत की, और बाबा साहब के कारण वो तमाम बातें मतलब हमको मिली जो हम चाहते थे। और फाइनली बाबा साहब ने संविधान भी इसलिए लिखा क्योंकि अगर भीमा कोरेगांव नहीं होता तो बाबा साहब भी ये लिख नहीं पाते संविधान। तो वो शक्ति जो है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ने दी है, और उसका कारण जो है आप जानते हो क्या था? वो प्रताड़ना, वो अन्याय, अत्याचार, अमानवीय जिसको कहते हैं, ऐसा था वो मंजर। तो उसको दूर करने का जो बीड़ा उठाया था हमारे लोगों ने, 500 महारों के साथ साथ अन्य भी जो बहुजन थे उसमें, उन लोगों ने। तो इसका नतीजा ये था कि जो चाहिए था भारत देश को, पेशवाई का खात्मा हो गया। 500 महारों के सामने पेशवा के कितने सैनिक थे सर? 28,000। थैंक यू सर। आदरणीय सीओ साहब आगे बढ़ो, आदरणीय सीओ साहब आगे बढ़ो, आदरणीय सीओ साहब आगे बढ़ो। सभी सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग और मंचासीन, आज के हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर
उन आंदोलनों, उन संघर्षों, दमन, तिरस्कार और पीड़ाओं के दौर की भूमि से निकलकर और उन महापुरुषों के उस आंदोलन को, उस विचारगी को, उस विचार को साक्षात रूप देने के लिए आज मुख्य अतिथि की भूमिका में हमारे बीच पहुंचे रमेश थेटे साहब का यहाँ हरियाणा की भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने लगातार एक लीडर होते हुए काम करते 25 साल अपने जिंदगी के आईएएस ऑफिसर के तौर पर इन्होंने समाज की और अपने पद की पूरी गरिमा के साथ उसने कार्य किया। और आज हमारे बीच में सर ने एक विश्वास दिलाया कि भाई लोग रिटायरमेंट होने के बाद अपने समाज के बीच में जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले तो वे समाज से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद समाज के बीच में जाकर अपना सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं नौकरी के दौरान भी समाज के बीच में था और नौकरी के बाद भी समाज के बीच में रहूंगा। और इसलिए मैं आज अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन के जो बचे हुए मेरे जो 10 साल है रिटायरमेंट से, तो मैं आज 10 साल पहले ही रिटायरमेंट लेकर मैं समाज को बीच में जाकर अपने समाज के लोगों को मजबूत करने का काम करूंगा। और मैं समाज के लोगों को इस तरीके से समाज के मजबूत करूंगा। मैं पे बैक टू सोसाइटी के साथ साथ मैं अपने समाज के लोगों को खुद रोजगार और खुद स्वावलंबी बनाने का काम करूंगा। तो इसी कड़ी में जो दिखता है वो बिकता है। हमारे देश में ये बकवास पाखंड क्यों चल रहा है, मनोवाद, क्योंकि सुबह से शाम तक देवी देवी रहते हैं चमत्कारी लोग, तो वही हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो थेटे साहब ने बड़ा फैसला लिया कि हम इनको भीमवाद, अम्बेडकरवाद, फुलेवाद, साहूवाद, नाना ग्रुप पेरियरवाद दिखाएंगे फिल्म के द्वारा। जब हमारे लोग वो देखेंगे डेफिनेटली मिशनरी सोच पैदा होगी। तो मैं हम दिल को पिसाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल सभी का एक दिल से इतना अच्छा आदर, इतना अच्छा सम्मान के योग्य हमारे मुख्य अतिथि हैं आज। और करने वाली बात है हमारे लिए, सबके लिए जो है सर, बातें बहुत हैं और लेकिन वक्ता भी काफी है और आप लोगों का मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो ऐसा लग रहा है अब भाई ये जो चैनल हम देख रहे हैं इनको बंद कर देना चाहिए। काफी मुहिम जो इस तरह की चली हुई है, क्योंकि उनमें हमारे काम की बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं और उन बकवासों को हमें देखना पड़ता है। तो माननीय थेटे जी ने कुछ सोच विचार करके ये जो कदम रखा है, मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी समस्त कर्मचारियों की तरफ से थेटे जी को विश्वास दिलाता हूं कि भी आपकी मुहिम को हम इस हरियाणा प्रदेश में धीमी नहीं पड़ने देंगे। इस बात में अवश्य ही हमारा समर्थन है। उस मूवमेंट में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और हम सबको उस आंदोलन में लगना पड़ेगा। अब सोशल या राजनीतिक तौर पर हम निश्चित तौर से जागरूक हो गए, हमें जानकारी हो गई, हम सब लोग उसमें किसी न किसी रूप में हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जितने बड़े बंबई में जो लोग रहते हैं, हीरो हीरोइन जो रहते हैं, उसमें से अगर हम गिनती करने लगे तो हमारे कितने लोग हैं, उंगली पर नहीं गिन सकते हम कितने लोग हैं। अगर मीडिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उस मीडिया हाउसेज की बात करें तो उसमें हमारे कितने लोग हैं, कितने मीडिया हाउस है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो कितने कॉमनवेल्थ में और दूसरे जो हिमा दास के अलावा और जो बाकी, उनमें से भी हमारी। जब ऐसी नौबत आई कि या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और हारने के बाद अगर हम जीवित भी रहते हैं तो हम गुलाम बन जाएंगे, तब उस खून ने उनको ललकारा, उन महारों को ललकारा कि बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो, अभी वो समय आया है भारत देश का भविष्य लिखने का। और यकीन मानिए, अगर भीमा कोरेगांव की लड़ाई अगर हम लोगों ने नहीं जीती होती तो भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा होता। क्योंकि अगर हम हार जाते तो पेशवाई रहती,
और अगर पेशवाई रहती तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा महापुरुष पैदा नहीं हो सकता था। आप इतिहास में जाइए, आप पढ़िए, एक एक पन्ना पढ़िए, इतिहास का पन्ना पढ़िए, वो अनछुए पन्ने इतिहास के तो गवाही देंगे कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आज के तारीख में भी सच्चाई को छुपाया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि सच्चाई यदि बाहर आएगी तो बोल खुल जाएगी, और हम बोलने के लिए आए हैं। जब लड़ाई हो रही थी 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह तक पेशवा की जो फौज थी वो पहले तो जीत रही थी, और लगभग ये जो सेना थी, मतलब ब्रिटिश सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसमें महार थे, कैप्टन स्टॉन्टन ने कहा था कि चलो सरेंडर कर देते, क्योंकि मारकाट मची थी, ये पूरा खून ही खून, लथपथ ऐसे डेड बॉडीज है जहां वहां बिखरी हुई थी, और सबको लग रहा था कि अभी कोई चारा नहीं। और किनको लग रहा था? ब्रिटिश सेना के कैप्टन स्टॉन्टन जो लीड कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सरेंडर करो। तब महाराव ने कहा कि तुमको सरेंडर करना है तो करो, हम तो लड़ेंगे और अपनी। और साथियों, 500 महारों में से 435 महार या तो मारे गए थे या जख्मी हुए थे, अपने पैरों पे वो खड़े नहीं हो सकते थे। ये कहानी 500 महारों को भी नहीं है, ये कहानी 65 महारों की है। 65 उन 65 महारों ने ये कमाल करके दिखाया और वो बाजी पलट गई। और पेशवा की सेना को जब ये पता चला कि वो तो मारकाट, मतलब ऐसी जैसे बवंडर आता है ना, बवंडर, ये बवंडर था, और ऐसा बवंडर मचा तो पेशवा की सेना और उसके सैनिक भागने लगे, और खुद पेशवा भी ऐसा भाग रहा था, और तब भारत देश का उदय हो रहा था। और आखिरी जो बात ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने लिखी, उनकी डायरी पढ़ी आप। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, वो डायरी का एक एक पन्ना बोलता है कि क्या हुआ था।